मेरा नाम सैयद जाफ़र हुसैन, मैं अहलबैत जूनियर कॉलेज में हिंदी अध्यापक हूँ। आज हम इंटर फर्स्ट ईयर का आधुनिक कविता में से तीसरा पाठ, तीसरा कविता प्रथम रश्मि, इसके बारे में जानकारी लेंगे। इसके कवि है सुमित्रानंद पंत। पहले कवि परिचय देखिए। प्रकृति के सुकोमल कवि कहलाने वाले सुमित्रानंद पंत जी का जन्म सन 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा उत्तराखंड में के जिला के कौसानी नामक सुंदर पर्वतीय गांव में हुआ है। 1900 में पैदा हुए। अल्मोड़ा गांव में उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में कौसानी नामक गांव में पैदा हुए। इनके पिता का नाम पंडित गंगादत्त और माता का नाम सरस्वती देवी है। इनके पिताजी का नाम गंगादत्त है और माता का नाम सरस्वती देवी। इनके पिता चाय के बागान में एक प्रबंधक थे। इनके पिताजी चाय के बगीचे में प्रबंधक देखभाल करने वाले थे। माता सरस्वती देवी का निधन उनके जन्म के कुछ ही घंटों में हो गया था। जो सुमित्रानंद पंत पैदा हुए, कुछ ही घंटों में उनके माता का देहांत हो गया था। उनकी फूफी ने उनका पालन पोषण किया था। उनके जो फूफू हैं, उन्होंने सुमित्रानंद पंत का पालन पोषण किए थे। बचपन से ही पंत जी शांत स्वभाव के थे। बचपन से सुमित्रानंद पंत खामोशगी से शांत स्वभाव के थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ी के सरकारी स्कूल में हुई थी। सन 1918 में वे बनारस गए और वहाँ हाई स्कूल की पढ़ाई की थी। उन्होंने क्या है स्टार्टिंग जो प्राइमरी शिक्षा अल्मोड़ा के सरकारी स्कूल में किए। उसके बाद 1918 में बनारस में आके हाई स्कूल में पढ़ना शुरू करें। 1921 के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए उन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी, परंतु घर पर ही अध्ययन करते रहे। 1921 में आंदोलन में हिस्सा लेने की वजह से, असहयोग आंदोलन में हिस्सा लेने की वजह से उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी है, लेकिन घर में ही उनकी पढ़ाई चालू थी। उन्होंने उपनिषदों का और रामकृष्ण, स्वामी विवेकानंद, रामतीर्थ आदि की रचनाओं का अध्ययन किया। उन्होंने क्या है रामकृष्ण, स्वामी विवेकानंद और रामतीर्थ, इन लोगों के रचनाएं जो है उसका भी अध्ययन किया है। 10 वर्ष की आयु में ही उन्होंने कविता लिखना आरंभ किया। सुमित्रानंद पंत 10 साल की उम्र में उन्हें पढ़ना शुरू करें। प्रारंभ में अल्मोड़ा के प्रकृति सौंदर्य का सुंदर वर्णन करते थे। क्या है स्टार्टिंग में, शुरुआत में अल्मोड़े के जो नेचर है उसके सौंदर्य का सुंदर करते हुए लिखते थे, कविताएं करते थे। बाद में उन्होंने आदर्शवादी विचारधारा को अपनाया। पहले प्रकृति के सौंदर्य को अपनाए थे, उसके बाद आदर्शवाद के विचार पे उन्होंने गए। उनकी अंतिम रचनाओं में महर्षि अरविंद के दर्शन का प्रभाव दिखाई देता है। उनके अंतिम रचनाओं में आखिरी जो रचनाएं थे उसमें महर्षि अरविंद के बारे में भी उनका प्रभाव भी दर्शाया जाता है, दिखाई देता है। पंत जी प्रकृति सौंदर्य के अद्वितीय कवि माने जाते हैं। पंत क्या है प्रकृति के सौंदर्य, प्रकृति सौंदर्य के एक कवि भी माने जाते हैं। इनका देहांत 1977 में हुआ। अब ये कविता का योगदान क्या है, साहित्य योगदान क्या है इनका, इनके साहित्य योगदान के बारे में देखेंगे। इनका साहित्य योगदान ये रहा कि वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्य, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, उत्तरा,
लोकायतन, चिदंबरा इनके प्रमुख कृतियां हैं। उसके बाद चिदंबरा काव्य जो है उसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। चिदंबरा काव्य के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। अब पहले कविता में जाएंगे, उसके बाद कविता का परिचय क्या है देखेंगे। प्रथम रश्मि का आना रंगीणी तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बल विहंगिनी पाया तूने वह गाना। सोई थी तो स्वप्न नीड़ में पंखों के सुख में छिपाकर, उग रहे थे घूम द्वारा पर पहरी से जुगनू नाना। शशि किरणों से उतर उतर कर भू पर काम रूप नभ चर, चूम नवल कलियों का मृद मुख सीखा रही थी मुस्काना। स्नेहहीन तारों के दीपक श्वास शून्य थे तरु के पथ, विचार रहे थे स्वप्ने अवनी में तमने था मंडप ताना। कूक उठी सहसा तरु वासिनी, गा तू स्वागत का गाना। किसने तुझको अंतर्मियनी बतलाया उसका आना। ये एक कविता था, इसका अर्थ देखिए क्या है। तो ये कविता का सारांश, ये जो प्रस्तुत कविता है ये कविता प्रथम रश्मि पंत जी से लिखी गई हुई है। ये प्रातःकालीन प्रकृति सौंदर्य का सुंदर वर्णन करते हैं, यानी जो सुबह सुबह का प्रातःकाल का प्रकृति के सौंदर्य कैसा रहता उसका वर्णन यहाँ पे हुआ है। उषा काल में सूरज की प्रथम किरण धरती को छूते ही सपनों के घोंसले में आने अपना मृदु पंखों को ओढ़ कर सोई हुई नन्ही सी पक्षी अपने मधुर आवाज़ में सूर्योदय का स्वागत गीत गाने लगती हैं। क्या है, उषा काल में सूरज के किरणें, जो समर में जो सूरज की किरणें आते हैं वो किरणों से धरती को छूते ही सपनों के घोंसलों में, ख्वाबों के जो घोंसले रहते हैं उसे मृदु पंखों को ओढ़कर, जो नरम पंखों को ओढ़ लेते हुए सोई हुई नन्ही सी पक्षी, एक छोटी सी पक्षी अपने मधुर आवाज़ से सूर्योदय का स्वागत गीत गाने का वास्ते, सूर्य उदय हो गया उनके स्वागत के गीत गाने लगते हैं। प्रकृति के इस सुंदर परिवर्तन को देखकर कवि उस बाल विहंगिनी से प्रश्न करते हैं कि ए बाल विहंगिनी, तूने इतना सुंदर गीत कहाँ से सीखा। जो ये प्रकृति के सुंदर परिवर्तन को देख के, ये चेंजेस देख के कवि ये छोटी सी पक्षी से पूछने लगा कि ये विहंगिनी, ये पक्षी, तूने इतनी सुंदर गीत कहाँ से सीखा, कहाँ से ये गीत सीखे। प्रातः काल में जब चारों ओर की प्रकृति शांत और निशब्द थी, सुबह के टाइम चारों तरफ सब लोग सोते हुए, प्रकृति पूरी शांत थी। धीरे धीरे आकाश के तारे अपने चमक खो रहे थे। चारों ओर अभी अंधेरा छाया हुआ था। क्या है, आकाश में के तारे धीरे धीरे चमकना बंद हो रहे थे। अभी भी आकाश में अंधेरा था। रात भर चौकीदारी की तरह पहरा देके थके हुए नाना प्रकार के जुगनू ऊँघते हुए पक्षियों के घोंसलों को चारों ओर घूम रहे थे। क्या है, रात भर में जो जुगनुआ चमकते हुए कीड़े जो जुगनू है वो चौकीदार के जैसा फहरा देते हुए इन लोगों के चारों तरफ घूमते हुए उन लोगों को रोशनी दे रहे थे। परिवेश के अनुरूप अपना रंग बदलने वाली सुंदर तितलियां चंद्र किरण की तरह जमीन पर उतरकर नन्ही सी कलियों को, कोमल मुख को चूम चूम कर मुस्कुराना सीख रही थी। क्या है, परिवेश के अनुसार, यानी जो रूपरेखा है, जो
चलने वाला सिस्टम है उसके अनुसार रंग बदलते हुए सुंदर तितलियाँ ये किरणों से चंद्र किरणों की तरह ज़मीन पर उतर के हर एक कलियों के ऊपर जाके कोमल मुख से अपनी छोटे छोटे होंठों से मुंह से चूम चूम कर मुस्कुराना सीख रही थी। इस निशब्द वातावरण में अचानक कोयल अपनी सुंदर आवाज़ में स्वागत गीत गाने लगती है। ऐसी खामोशी के वातावरण में वो टाइम पे अचानक कोयल अपनी सुंदर आवाज़ निकाल के स्वागत के गीत गाने लगती है। तो कवि प्रश्न करते हैं कि अंतर्यामी तुम्हें किसने बताया कि सूर्योदय हुआ है। जब कवि ये विहंगिनी से पूछ रहे हैं कि आपको कैसा मालूम है कि अभी सूर्योदय हुआ है। इस प्रकार कवि प्रातःकाल का वर्णन करते हुए सौंदर्य के बारे में, प्रकृति का सौंदर्य के बारे में यहाँ पे ये कविता में चर्चा किए हुए हैं। अब थोड़े इसके अर्थ देखेंगे। प्रथम रश्मि, सूरज का पहला किरण यानी उगता हुआ सूरज। बाल विहंगिनी, नन्ही सी पक्षी। विहंगिनी का मतलब आकाश में उड़ने वाली। अगर से आपको विहंगिनी का मतलब लिखिए नानार्थ में बोले तो आप पक्षी भी लिख सकते हैं और प्लेन को भी विहंगिनी बोल सकते हैं, क्योंकि आकाश में जो उड़ने वाली चीज़ है वो। स्वप्न नीड, सपनों का घोंसला। स्वप्न ख्वाब, ख्वाब के जो घोंसले हैं वो है। ऊँघना, नींद में झूमना, जो बैठे बैठे भी थोड़े जने सो जाते रहते हैं, अच्छी नींद में रहते वो। तरुवासिनी, तरु, तरु बोले तो झाड़, वासिनी रहने वाली, पेड़ पर रहने वाली। अंतर्यामिनी, जो दिल की बात पहचानने वाली, मन की बात जानने वाली। ये थे इसके अर्थ। आज के लिए ये प्रथम रश्मि कविता खत्म।